वैदिक कैलेंडर एक चंद्र सौर प्रणाली है, कुछ वैसा ही जैसा यहूदी और चीनी कैलेंडरों में देखा जाता है। इसके विपरीत पश्चिमी कैलेंडर केवल सूरज की चाल पर आधारित है, जबकि इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह से चांद पर निर्भर करता है। चंद्रमा लगभग हर 29.5 दिन में एक संयुति काल पूरा करता है। इसी वजह से चंद्र वर्ष लगभग 354.3 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष 365.25 दिनों का। दोनों के बीच लगभग 10.95 दिनों का अंतर हर साल जुड़ जाता है और इसी कारण हर 2.5 साल में चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष से लगभग एक पूरा महीना पीछे हो जाता है। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए भारतीय परंपरा ने अधिक मास यानी कि एक अतिरिक्त महीना जोड़ने की व्यवस्था की। हमारे प्राचीनतम और पूज्य ग्रंथ ऋग्वेद में भी 12 से 13 महीनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अधिक मास का स्पष्ट संकेत है। वैदिक विचारधारा में चंद्रमा को सूर्य से अधिक महत्व दिया गया है। भारत में जब कोई पूछता है आपकी राशि या नक्षत्र क्या है, तो इसका आधार चंद्रमा की जन्म स्थिति होती है, ना कि सूर्य की। और वहीं पश्चिमी देशों या अंग्रेजी में आम बोलचाल में जब कोई आपसे आपका राशि चिन्ह पूछता है, वो सूर्य राशि के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी आपके जन्म के समय सूर्य की स्थिति क्या थी। चाहे विश्वोत्तरी दशा हो या अन्य ज्योतिषीय गणनाएं, चंद्रमा ही केंद्र में होता है। सूर्य अपने तेज और क्रूर प्रकृति के कारण पारंपरिक रूप से इतना शुभ नहीं माना गया। इसके विपरीत चंद्रमा को शीतल, उपचारकारी और मानसिक संतुलन से जुड़ा माना गया। वैदिक प्रणाली का एक अनोखा पहलू यह है कि इसमें मानव मन को आत्मा से भी अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि मन ही हमारे अनुभवों, कर्मों और जीवन के उतार चढ़ाव को आकार देता है। यद्यपि कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों का अपना अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भविष्यवाणी और मार्गदर्शन में चंद्रमा का प्रभाव अधिक माना जाता है, क्योंकि मन ही वह जहाज है जिसके सहारे जीवन के विशाल समुद्र को पार कर दिव्यता तक पहुंचना है। यही कारण है कि जैसे पश्चिमी देशों का व्यक्ति किसी मानसिक परेशानी में मनोचिकित्सक की सहायता लेता है, वैसे ही भारत में लोग किसी उलझन, संकट या जीवन मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ने पर ज्योतिषी के पास जाते हैं। यह बिल्कुल सामान्य व्यवहार माना जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस एंड एस्ट्रोलॉजी इज सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी आल्सो। इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी आल्सो। आजकल का जो यूथ है उसका मैक्सिमम बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि वो आउट ऑफ टाइम ज़्यादा होते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर वो आउट ऑफ टाइम चले जाते हैं, वो टाइम के इन नहीं रहते हैं। जबकि जैसे ही आप आउट ऑफ टाइम जाएंगे तो वो एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकती वो चीज़ सिर्फ थॉरेटिकली आपका माइंड कंसीव कर रहा है। और कोई भी चीज़ थॉरेटिकली आप कंसीव कर रहे हो, सिर्फ थॉरेटिकली आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल वहाँ है ही नहीं, मतलब फिजिकल वो चीज़ है ही नहीं। और फिजिकल नहीं होगी तो एक जगह जाके आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो और फिर उसके बाद में आप में एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी आने लगेगी। तो ऑटोमेटिकली आपको उस स्थिति के अंदर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर भी मून की सिचुएशन देख करके आपको बताएगा कि आपका जो मून है वो डिबिलेटेड है, डिसलोकेटेड है, एफ्लिकेटेड है। अगर किसी का भी मून राहु से एफ्लिकेटेड है, वो आपका 6, 8, 12th में है, या अगर मेलिफिक प्लैनेट के साथ कंजक्टेड है, सेटर्न के साथ कंजक्टेड है, मंगल के साथ कंजक्टेड है, तो आप हाइपर रहेंगे। तो सर्टेन कंडीशंस एस्ट्रोलॉजी में है, वो आपके मून का स्टेटस रिफ्लेक्ट करती है। उसकी बेस पे एक एस्ट्रोलॉजर ये चीज़ देख करके बता सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति जो है वो कितनी सुदृढ़ है। तो उसको अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आदमी को मैक्सिमम रियल टाइम में रहना चाहिए। उसके थॉट रियल टाइम से कनेक्टेड अगर रहेगा तो उसको मानसिक प्रॉब्लम कम से कम आएगी। मेरा मानना ये है कि एक्सट्रीम कंडीशन जो है ना, वो कभी भी जैसे हम बोलते हैं कि रिवोल्यूशन इवोल्यूशन में फ़र्क है।
रिवोल्यूशन आर सडन चेंजेस एंड इवोल्यूशन इज़ ग्रेजुअल चेंजेस। तो एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी कोई चीज़ इमीडिएट नहीं होती कि कोई ऐसा बैठा है और चल दिया सुसाइड करने या चल दिया कुछ गलत करने, किसी का खून करने या कुछ भी। ये ग्रेजुअल है। जब एक चीज़ उसके बारे में बहुत बार हो रही है और वो हर बार उसको निगेटिव ले रहा है। अगर निगेटिव ले रहा है मतलब कौन ले रहा है? उसका चंद्रमा उसको वो निगेटिवली लेने के लिए मजबूर कर रहा है, वो मजबूर हो रहा है कि चीज़ों को निगेटिव। जब उसके पास आप आधा ग्लास भर के रखो तो वो ये नहीं देखेगा आधा ग्लास में पानी है, वो ये देखेगा आधा ग्लास खाली है। तो ऐसे हर बार जब वो निगेटिव जमा होते जाता है, चंद्रमा आपका वीक होते जाता है दिन ब दिन। और जब जैसे हम बोलते हैं ना कि मराठीत म्हणतात काळ आलेली पण वेळ नव्हता आला। समय आ गया था लेकिन काल अभी तक उसका नहीं आया था, या काल आया था लेकिन समय नहीं आया था। तो ऐसा होता है, तो वो गलत चीज़ें करने से रुक जाता है। लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं, जब उसका समय भी आता है और काल भी आता है, तब वो गलत चीज़ें कर लेता है। मैंने ये कहा कि गलत चीज़ें कर लेता है, अब वो उसमें सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, ये अगेन कुंडली पे डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसी एक केस थी कि वो लड़की ने डिप्रेशन में आके कुछ प्रॉब्लम की वजह से गोलियां खा ली और ट्रेन ट्रैक पे जाके सो गई। उसके अनफॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली ट्रेन कैंसिल हो गई और लोगों ने उसको उठा के एडमिट कर दिया। इसका मतलब यही हुआ कि आपके चंद्रमा ने तो आपको डिप्रेस कर दिया, आपने गलत कदम उठा भी लिया, लेकिन वो समय नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो, इसलिए आप बच गए। Yeah, why is the moon emphasized in Vedic astrology, and yet in the West we have sun signs and we emphasize sun astrology, and no one even knows their moon sign if you ask them here? That is a really interesting question, because on an overall sense, the Western world is much more solar and objective, and the sun represents the king. And I mean, America is kind of like the king nation or the Rome of the modern world, right? And so we love our sun signs here in the West. It's actually, just so you guys know though, the idea of sun signs is a more recent thing that came out in around like World War I. There was a British astrologer who predicted that the British airships might be in danger, and that week they got one of them crashed. So everyone, wanted him to, oh wow, we all love astrology now. So he started to do an astrology column, a weekly or a monthly column, and people didn't know their birth time, so he just said, use your sun sign. But up until that point, the West actually was not really necessarily doing sun sign any more than any other culture was doing. But yeah, the Western culture, the Western society is much more individualistic. It's more just, what do you do for a living? The sun represents your career and your status and what you do. That's all anyone asks when you first meet them. In India, might be more, like, who's your family? Who are you connected to? You're still going to want to know what someone does for a living, but it's like, there is less of an individuality in India. There's much more of a connection to family, your past, your community. You're much more connected to everyone in general, whereas in America, everyone is so isolated, everyone is so alone. It's so, what's funny is the sun is Shiva, and Shiva actually represents the consciousness of aloneness, or kaivalyam, complete aloneness. And everyone in America is either happy and isolated and alone in a happy way, or they're totally depressed and isolated and empty, and they're experiencing that on a negative level. But when I talk to Indians who've lived in India for a long time, come to America, they're like, it just looks so empty. Like everything, if you just went out on the street in India, there'd be cows, there'd be a million things to get involved in. You go out here, it's just nothing. क्योंकि चंद्र ना बीज है, वो अगर चंद्र कुंडली आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों का चार्ट पावरफुल होता है वो मन से भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो चंद्र कुंडली को देखना चाहिए ताकि ना व्यक्ति को ये समझ में आए कि उससे देखिए ये पता चलता है कि क्या राजयोग सिर्फ एक तरफ से फिजिकल बॉडी से बन रहे हैं या मन से भी बन रहे हैं, क्या सूर्य से भी बन रहे हैं। लाइक अगर आप इंदिरा गांधी चार्ट देखेंगे, राशि चार्ट से आप देखोगे इट्स ए नॉर्मल चार्ट, ठीक है, बट जैसे ही आप उसमें सूर्य लगन में बना दोगे, क्योंकि सूर्य पावरफुल है उस चार्ट में, सूर्य को लगन बना दोगे, वो चार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल हो जाता है। राक्षसों से हारने के बाद देवताओं का साहस टूट गया था। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया
और कहा, हिम्मत करो, समुद्र से अमृत निकालो और इसके लिए राक्षसों की मदद लो। बड़ा काम करने में दुश्मनों की सहायता लेना गलत नहीं है। अमृत तुम्हें फिर से शक्ति देगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह राक्षसों के हाथ न लगे। इसी सलाह से देवताओं और राक्षसों का ऐतिहासिक मिलन हुआ, समुद्र मंथन। मंदरांचल पर्वत बना मथनी और नागराज वासुकी बने मंथन की रस्सी। मंथन शुरू हुआ और समुद्र से एक एक कर दिव्य रत्न निकले। इन्हीं में से थे चंद्रदेव, ठंडक, शांति और उपचार का प्रतीक। यही चंद्र बाद में भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुए। चंद्रदेव का स्वभाव जल ग्रह जैसा है और जब वे पीड़ित होते हैं उनका प्रभाव भी जल की तरह भावनाओं और स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया और ये 27 दक्ष प्रजापति की बेटियां ही नक्षत्र कहलाती हैं, यानी राशि चक्र के स्थायी तारे। चंद्रदेव इन नक्षत्रों के बीच यात्रा करते हुए समय, तिथियों और त्योहारों का निर्धारण करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों में से रोहिणी को बाकी सभी से अधिक महत्व देना शुरू किया और इसी बात से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया, क्षय रोग का श्राप। और इस श्राप का असर चंद्र पर नहीं दिखा। दक्ष का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने दूसरा और भी कठोर श्राप दिया, तुम अपनी चमक खो दोगे, तुम्हारा सौंदर्य खत्म हो जाएगा और तुम दुर्बल हो जाओगे। यह श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। चंद्रदेव की रोशनी घटने लगी और उनके साथ साथ धरती की वनस्पति भी मुरझाने लगी, क्योंकि चंद्र की ऊर्जा ही वृद्धि और पोषण को नियंत्रित करती है, जिसके कारण पूरी सृष्टि अकाल के कगार पर पहुंच गई। यह देखकर देवता परेशान हो उठे। वे दक्ष प्रजापति के पास गए और चंद्र की ओर से दया की विनती की। दक्ष प्रजापति नरम पड़े, पर वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, तो उन्होंने श्राप को परिवर्तित किया। चंद्र घटेगा, फिर बढ़ेगा, किंतु उसकी चमक खत्म नहीं होगी। आधा महीना घटेगा, आधा महीना बढ़ेगा और इसी से जन्म हुआ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्र। चांद का बढ़ना और घटना जो आज भी हमें जीवन के उतार चढ़ाव और निरंतरता की याद दिलाता है। करंट लेवल ऑफ ज्योतिष की बात करें, वो भी टाइम था जब हमने सरकार छोड़ा, जो करंट लेवल ऑफ ज्योतिष इतना घटिया हो गया था। अभी जो लेवल में है वहाँ पर हम बोलते हैं कि चांद सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसके कारण आप एक को महत्व दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। वैसे सबका इम्पोर्टेंस है। क्या आपको पैसे पसंद नहीं है? आपको बस साधु बन के खाली रहना है? पैसे पसंद है तो सूर्य कुंडली सीखो। अगर समाज पसंद है, मैं, मेरे पत्नी, मेरे लोग बाग, आप और हमारा संबंध, ये सारे चीज़ें, हमारे सारे कर्म कटना, हम भूलोक में रहना, ज्ञान लेना, सब कुछ करना, तो चांद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई हम मनुष्य हैं, हमारा मन बहुत बलवान है, तो इसलिए चांद इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक चंद्र कुंडली होता है, चांद से बनाते हो ना आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें नक्षत्र आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप 27 इस्तेमाल करते हो या 28? भगवान को मानते हो तो 28 इस्तेमाल करोगे, नहीं मानते हो तो 27 कर लो। अब वो कुत्ते को क्या पता है एक भगवान विष्णु के बारे में? वो तो भाग के चले जाएगा, वहां प्रसाद रखा होगा, उसी को काट ले, उसी को उठा ले। सूर्य अदिति देव माता का बेटा है, इसलिए आदित्य कहते हैं। अदिति देवताओं की माता है, इसलिए अदिति। अदिति ही द्यौ, अदिति ही अंतरिक्षम, अदिति ही, अदिति ने सब कुछ पैदा किया। आपको ये मंत्र मिलेगा जब हम कर्मकांड करते हैं ना, तो जो पंडित जी आके हरि ओम मां अदिति ही द्यौ अदितिरंतरिक्षम जो मंत्र का प्रयोग करते हैं वो यही है। अदिति देवताओं की माता है। देवता का अर्थ है जो देते हैं हमें कुछ ना कुछ, तो वो देवता हो गए, तो अदिति माता हो गई। उस अदिति का बेटा होने से आदित्य का बेटा आदित्य हो गया। हमारे यहाँ जनरली लड़के का नाम माँ से रखा जाता है और लड़की का नाम पिता से रखा जाता है, इसलिए पृथा का बेटा पार्थ होगा, कुंती का बेटा कौन्तेय होगा, ठीक है। इसी तरह पर्वत की बेटी पार्वती होगी। ऐसा ही नामकरण में कुछ विधान किया गया है। आप यहाँ पर
जो आदित्य है वो कैसे हुआ? जब श्री राम चले जीतने के लिए लंका की तरफ, तो उनसे पूछा कि किसकी पूजा करूं? वशिष्ठ ने बोला आदित्य हृदय स्तोत्र करो। आदित्य हृदय स्तोत्र करोगे तो आप निश्चित जीत जाओगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आदित्य बेस है, सूर्य बेस है, इस संसार की सूर्य आत्मा है। वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च, इस संसार की आत्मा एक है, उसको सूर्य कहते हैं। इसलिए हमने उसको बेस माना, इसलिए हमने सूर्य मंदिर का निर्माण किया, इसलिए हमारे श्री राम सूर्यवंशी हैं। 2 ही वंश होते हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। भारत सरकार को कई वंश और मिल गए हैं, लेकिन वंश 2 ही होते हैं, सूर्य और चंद्र। आप ये जो थे, ये आपका सूर्य को आधार माना और उसके साथ सृष्टि का कनेक्शन बैठा दिया पूरे का पूरा। सूर्य राजा है। आप इनका भी एक पॉलिटिक्स है, ऊपर भी पॉलिटिक्स क्या है? पोर्टफोलियो डिवाइड होते हैं कि किसको कैबिनेट मंत्री बनना है, किसको स्टेट मंत्री बनना है। ऊपर भी ऐसा ही हुआ कि सूर्य राजा था। माइट इज राइट। तो 12 राशियां थी। कहता तुम्हें क्या लेना है? सोचो, सबसे फोर्सफुल राशि कौन थी? सिंह। अपने बराबर में कहता सिंह मेरी राशि होगी। आप उसे एक मंत्री चाहिए था। मंत्री उसे रखा जाता है जो बिल्कुल लल्लू हो, ताकि सूर्य कहे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाए, अपने दिमाग का प्रयोग ना करे, उसको रखा जाता है। इसलिए सूर्य ने अपना मंत्री बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा की 2 ऑप्शंस हैं। चंद्रमा उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है। ग्रह का अर्थ होता है गच्छतीति ग्रह, जो जाता है उसे ग्रह कहते हैं, या घृणातीति ग्रह, जो आपको पकड़ लेता है उसे ग्रह कहते हैं। आपको पकड़ लिया, शनि ने पकड़ लिया, ये ग्रह है। चंद्रमा ग्रह नहीं है, पर हमने गिना, ये बहुत फोर्सफुल है। इसके 2 वेरिएशंस हैं। एक तो नासा देता है, आप नासा की साइट में जाएंगे, वो कहता है पृथ्वी का एक टुकड़ा ना टूटा। पृथ्वी के 2 टुकड़े अलग अलग हुए थे। एक तो जो है फोर्सफुल तरीके से हुआ, वो तो भौम बन गया, मंगल। तो पृथ्वी का बेटा मंगल है। इसलिए ना मंगलवार के दिन वो अपने बेटा माँ से मिलने आता है। इसलिए सारी लाइनें लग जाती हैं, मंगलवार को ट्रैफिक जैम हो जाती है। वो अपनी माँ से मिलने आता है, वो वीकली मिलने आता है, इसलिए माँ से मिलने आता है। इसलिए मंगल का दूसरा नाम है भौम, और उसका लाल रंग बनाया क्योंकि मिट्टी से निकला ना। दूसरा कहते हैं एक अलग आवाज हुई, उससे डेब्रिस, ये नासा कहता है, वो बना, वो चंद्रमा हो गया, वो आईसी हो गया। आईसी हो गया। हमने इसको ग्रह माना अपने ज्योतिष में, लेकिन हमने इसको पुरुष ग्रह भी माना। ये इफेक्ट तो पूरा देता है, पर इसकी पर्सनैलिटी वो है जो बड़े बड़े ऑफिस में मंत्री लोगों की होती है। इसलिए समीक्ष चंद्रस्य बला बलानि ग्रह प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि। ग्रह चंद्रमा को देख करके शुभ और अशुभ फल देखते हैं। पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है। लोगों को मंत्री से सावधान नहीं होना होता, चमचे से अधिक सावधान होना पड़ता है। दूसरा, चंद्रमा मेरे मन को रिफ्लेक्ट करता है। ज्योतिष कहता है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन से पैदा हुआ। हमारे शरीर में बुद्धि, मन, अहंकार और आत्मा अमर होते हैं। When I will die, 10 इंद्रियों समेत खत्म हो जाएगा, मन जीवित रहेगा। अगली बार भी यही मिलना है। इसलिए जीवन का उद्देश्य मन को निर्मल बनाना है।